बीकॉम पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। आज का भी हमारा विषय मैनेजमेंट या प्रबंध ही रहेगा और आज जो हम टॉपिक चर्चा में ले रहे हैं वह है उद्देश्यों द्वारा प्रबंध या एमबीओ की थ्योरी है, एमबीओ की विचारधारा है। हमें इस थ्योरी को जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर एमबीओ क्या है, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध क्या है। ऐसा नहीं है कि उद्देश्यों द्वारा प्रबंध को सिर्फ पीटर ऑफ ड्रकर ने ही बताया है। पीटर ऑफ ड्रकर ने तो इस पर सर्वप्रथम अपने विचार रखे और अपनी पुस्तक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में उसका उल्लेख किया, लेकिन इसके साथ साथ कुछ विद्वानों ने एमबीओ की थ्योरी के बारे में कहा कि यह एक नियोजन की भी तकनीक है, एक नियंत्रण की भी तकनीक है, वगैरह वगैरह। लेकिन सही मायने में उद्देश्य द्वारा प्रबंध किसी संस्था और उसके व्यक्तियों के लिए उद्देश्यों का निर्धारण और उनका क्रियान्वयन है ताकि लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। लेकिन मैं विद्यार्थियों की सुविधा के लिए ये जानकारी देना चाहता हूँ कि उन्हें ये पता होना चाहिए कि उद्देश्य क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान रहे हैं कि उद्देश्य क्या होते हैं, और उद्देश्य के बारे में ये कहा जाता है कि उद्देश्य वे अंतिम परिणाम हैं, वे अंतिम लक्ष्य हैं जिसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति और संस्था प्रयत्नशील रहते हैं। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध को F.W. टेलर ने इस प्रकार परिभाषित किया कि यह जो संस्था में कार्यरत व्यक्ति हैं उनके लिए है, उनके लक्ष्य निर्धारित करना है और उन लक्ष्यों की प्राप्ति कर तुलना करना है ताकि सुधार होता रहे। निष्कर्ष रूप में मैं ये कहूँगा कि स्व उद्देश्य प्रबंध या उद्देश्यों द्वारा प्रबंध वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत किसी संस्था के वरिष्ठ एवं अधीनस्थ प्रबंधकों को सुचारू रूप से संस्था के सामान्य उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं, अर्थात संयुक्त रूप से संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं, प्रत्येक सदस्य से अपेक्षित परिणामों को परिभाषित करते हैं तथा उन्हीं उद्देश्यों एवं अपेक्षित परिणामों को संस्था का संचालन करने एवं प्रत्येक सदस्य के कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग करते हैं। निष्कर्षीय परिभाषा से बात स्पष्ट हो रही है कि चाहे संस्था के वरिष्ठ प्रबंधक हों या अधीनस्थ प्रबंधक हों, संयुक्त रूप से उद्देश्य निर्धारित करते हैं। और इससे यह बात तो साफ जाहिर है कि संयुक्त रूप से या भागीदारिता से ही उद्देश्यों का निर्धारण होता है और उसकी प्राप्ति के लिए फिर वे प्रयासरत होते हैं और उनके अपेक्षित परिणामों को जांचा परखा भी जाता है। इसी को उद्देश्यों द्वारा प्रबंध कहा जाता है। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध को और अधिक समझने के लिए इसकी विशेषताओं को यदि हम समझ लें तो विषय अच्छे से समझ में आ जाता है। पहली बात, उद्देश्य प्रधान। स्वयं इसका नाम ही उद्देश्यों द्वारा प्रबंध है, तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि इसमें उद्देश्यों को प्रधानता दी जाती है, अर्थात अंतिम लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है और ये अंतिम लक्ष्य दीर्घकालिक, अल्पकालिक आदि हो सकते हैं और सभी प्रकार के प्रबंधकों के लिए ये उद्देश्य निर्धारित होते हैं। दूसरी विशेषता के रूप में सहभागिता, अर्थात बराबर की भागीदारी होती है प्रत्येक कर्मचारी की, चाहे वो उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से हो और चाहे वो सभी के द्वारा निर्धारित किए हों, लेकिन वरिष्ठ प्रबंधकों और अधीनस्थ प्रबंधकों सभी की सहभागिता से उद्देश्यों का निर्धारण होता है। तीसरी बात, महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र की पहचान होती है। जब उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है तो
यह पता चल जाता है कि इसमें महत्वपूर्ण कार्य कौन से हैं, उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया जाता है और उसकी प्राप्ति के लिए फिर प्रयासरत हुआ जाता है। चौथी विशेषता के रूप में निष्पादन मूल्यांकन, अर्थात सिर्फ इस प्रक्रिया में उद्देश्यों का निर्धारण ही नहीं होता, उद्देश्यों के निर्धारित करने के पश्चात उनकी क्रियान्वयन के लिए प्रयास होते हैं और प्रयासों के पश्चात उनका मूल्यांकन भी होता है, अर्थात कार्य कितना हुआ, लक्ष्य कितने प्राप्त हुए। उसके बाद विकेंद्रीकृत जवाबदेहिता, यह बात भी बिल्कुल ठीक है कि उद्देश्यों द्वारा प्रबंध में जवाबदेहिता केंद्रीकृत नहीं है अपितु विकेंद्रीकृत है, क्योंकि उद्देश्यों का निर्धारण करते समय सभी को शामिल किया गया था। तो जब सभी को शामिल किया गया था तो जवाबदेहिता भी सभी की होगी। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उच्च स्तरीय प्रबंधक उस जवाबदेहिता से बच जाएंगे, उनकी जवाबदेहिता अपने स्थान पर उसी प्रकार रहेगी। एक विशेषता व्यापक विचारधारा, अर्थात यह विचारधारा सभी जगह लागू हो रही है, विस्तृत क्षेत्र में लागू हो रही है। उसके पश्चात प्रणालीगत विचारधारा है, अर्थात एक सिस्टमेटिकल अप्रोच है, ये सिस्टम निर्धारित होता है इसमें। एक विशेषता संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग है। जब हमें यह पता होगा कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, तो हम संसाधनों का भी अनुकूलतम उपयोग करने का प्रयास करेंगे और इस विचारधारा से ही यह विशेषता उभर कर आती है। उसके बाद सरल तकनीक है। ये यूं लग रहा है कि समझने में हमें थोड़ी परेशानी महसूस हो रही हो, लेकिन जब हम इसे करने लगेंगे तो कोई जटिलता, कोई कठिनाई इसमें महसूस नहीं होगी, बहुत आसानी से इसे किया जा सकेगा। अर्थात एक संस्था के व्यापक उद्देश्य निर्धारित होंगे और उसके पश्चात फिर जब अन्य कार्यों को देखा जाएगा तो उनके भी उद्देश्य निर्धारित हो जाएंगे और उससे ऐसा होते हुए अंत तक हम उद्देश्य निर्धारित कर लेंगे। तो बहुत मुश्किल नहीं है ये तकनीक, या एक सरल तकनीक के रूप में माना जाता है। और अंतिम बिंदु के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ कि सार्वभौमिक है, अर्थात इसे बिजनेस में ही नहीं बल्कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मंदिर सभी में उपयोग में लाया जा सकता है। तो आज का जो हमारा विषय, सारगर्भित विषय, MBO की थ्योरी, उद्देश्यधारा प्रबंध की विचारधारा को मेरे द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। आशा करता हूँ कि आपने इसे समझा होगा। नमस्कार, धन्यवाद।